हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं अहमद शाह पर वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भारत की राजनीति में एक ऐसा नाम है जिसे या तो लोग बेपनाह मोहब्बत करते हैं या फिर नफरत की हद तक डरते हैं। अमित शाह का जो कंट्रोल है बाहर ही बाहर। चाहने के आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते। अमित शाह जी, आई चैलेंज यू। मैं अमित शाह के बारे में नहीं कह सकता। अमित शाह कर क्या रहे हैं? कहाँ है अमित शाह? लोग कहते हैं कि जहां बाकी लोगों की सोच खत्म होती है वहां से उनकी अगली चाल शुरू होती है। जब किसी राज्य का अजय किला अचानक से ढह जाता है, जब चुनावी गणित रातों रात बदल जाता है, या जब विरोधी समझ ही नहीं पाता कि खेला हुआ कब, तब सत्ता के गलियारों में सिर्फ एक नाम सबसे ज्यादा फुसफुसाया जाता है। यह नाम है अमित शाह का। चलिए भैया, इस तरह रोड की बात नहीं करते। चुनाव जीतना हमारा काम है, चुनाव को हम जीतते हैं। वो अमित शाह जिन्हें दुनिया सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि भारतीय राजनीति का सबसे खतरनाक रणनीतिकार मानती है, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक मौजूदा दौर का राजनीतिक चाणक्य कहते हैं। वो चाणक्य, वो खिलाड़ी जो भाषणों से कम और अपनी चालों से ज्यादा डर पैदा करता है। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान लगेंगे इसके लिए। किसने 10 मिनट दिए मुझे? अब वहां बैठकर पहन दोगे? मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी दिया जाएगा। वो जो बेबाक है, बिंदास है, जिसे कोई परवाह नहीं कि आप क्या सोचते हैं, वो जो आपके मुंह पर आपको डांट सकता है, पत्रकारों को भड़का सकता है कि अमित शाह आएंगे तो यूपी में दंगे होंगे, अमित शाह आएंगे, इसमें आपका बड़ा रोल है। मेरा कोई रोल नहीं, आपका ही रोल है। मेरा रोल आपका ही। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि एक वक्त में शेयर बाजार के नंबरों और छोटे बिजनेस में उलझे रहने वाला यह आदमी आखिर कैसे 140 करोड़ लोगों वाले देश की राजनीति, सत्ता और सुरक्षा का सबसे ताकतवर चेहरा बन गया? चाणक्य दुनिया कहती है, लेकिन शाह सिर्फ चुनाव जिताने वाले नेता नहीं है। वो भारतीय राजनीति के उस साइलेंट सिस्टम का नाम है जहां फैसले कैमरों के सामने नहीं बल्कि शतरंज की तरह कई चाल पहले तय किए जाते हैं। और शायद यही वजह है कि पिछले 10 सालों में भारत की राजनीति का पावर बैलेंस बदल गया। कई राज्य जहां बीजेपी का नामो निशान नहीं था, वहां आज भगवा लहर दौड़ पड़ी, और जिन विरोधियों को कभी अजय माना जा रहा था, वो धीरे धीरे राजनीतिक हाशिए पर चले गए। और इन सारी कहानियों के पीछे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर हर बार अमित शाह है। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि अमित शाह हमेशा से इतने ताकतवर नहीं थे। एक समय ऐसा भी था जब उन्हें मानसा का स्टॉक ब्रोकर कहकर मजाक उड़ाया जाता था। वो भी दौर आया जब उन पर आरोप लगे, उन्हें जेल हुआ, अपने ही राज्य से तड़ीपार होना पड़ा। विरोधियों ने मान लिया कि उनका खेल खत्म हो गया, उनके अपने भी उनसे दूरियां बनाने लगे थे। लेकिन शायद वो भूल गए कि अमित शाह वो हैं जो हार से डरने वालों में से नहीं। अमित शाह वो हैं जो हार को हथियार बना लेने वालों में से हैं। इसलिए आज ये कहानी अमित शाह की हम आपको सुनाएंगे। अमित शाह की कहानी इसलिए सुनाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर हजारों डॉक्यूमेंट्री आती हैं, लेकिन अमित शाह के नाम पर सोशल मीडिया पर इतना कुछ नहीं है। अमित शाह वो हैं जिन्हें नाम से ज्यादा ताकत में यकीन है, और इसीलिए शायद उनके बारे में सोशल मीडिया पर बातें कर रहे हैं। लेकिन आज अमित शाह की जिंदगी के हम पन्नों को पढ़ लेंगे, वो पन्ने जिनके बारे में लुटियंस दिल्ली में भी सिर्फ फुसफुसाहट होती है। हम आपको बताएंगे कैसे मानसा का वो लड़का जिसने 13 साल की उम्र में दीवारों पर पोस्टर चिपकाने से शुरुआत की, वो आगे चलकर भारत की सत्ता का सबसे बड़ा गेम डिजाइनर बना। मोदी शाह की 40 साल पुरानी दोस्ती और उनकी केमिस्ट्री का राज क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि क्यों लोग कहते हैं कि भारतीय राजनीति की सबसे ताकतवर जोड़ी पर्दे के पीछे से पूरा खेल खेलती है।
हम आपको बताएंगे अमित शाह को कैसे गुजरात से तड़ीपार किया गया, जेल के उन अंधेरे दिनों में क्या हुआ, कैसे अपमान की आग में जलकर अमित शाह ने वापसी का ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया जिसने विरोधियों की नींद उड़ा दी। हम जानेंगे 2014 की उस ऐतिहासिक जीत का सच जिसने अमित शाह को अजय बना दिया। आज तक जितने भी रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में थे, भारतीय जनता पार्टी ने सभी रिकॉर्ड तोड़कर 73 सीटों पर अब तक लीड बना ली है, 73 आउट ऑफ 80। जिसके बाद ये बातें शुरू हो गई कि अमित शाह साम दाम दंड भेद करके चुनाव जीत ही जाते हैं। हम आज खोलेंगे आर्टिकल 370 और कश्मीर के उस सीक्रेट प्लानिंग की पर्दे जिसकी भनक दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियों को नहीं लगी। 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नाम। इसके साथ ही बात होगी उन आरोपों की जिसमें विपक्ष पूछता है कि एजेंसियां क्या भाजपा की वॉशिंग मशीन बन गई अमित शाह के कार्यकाल में। जितने भी ईडी हो, सीबीआई हो या संवैधानिक संस्थाएं हो, भाजपा जो है इसका अपने चुनाव और अपने पॉलिटिकल हित के लिए जो है इस्तेमाल करती है। या फिर इसके पीछे कोई सियासी गणित छिपा है। पूर्वोत्तर के जंगलों से लेकर बंगाल की गलियों तक फैली उस रणनीति को भी समझेंगे जिसने बीजेपी को उन इलाकों में ताकत दी जहां उसका नामो निशान नहीं था। और आखिरी में एक बड़ा सवाल कि 2029 में क्या अमित शाह ही देश की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे होंगे या फिर सत्ता के इस खेल में कोई चाल बाकी है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत गुजरात के एक छोटे से गांव मानसा से, जहां एक साधारण लड़के ने राजनीति को भाषण नहीं बल्कि गणित और रणनीति की तरह समझना शुरू किया। इस कहानी की शुरुआत करें उससे पहले हमारी गुजारिश, हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप लोग जरूर जुड़िएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में दे रखा, साथ ही स्क्रीनशॉट लगाया है स्कैन करने के लिए आपके लिए, ताकि मोबाइल फोन उठाइए, स्कैन कीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़कर हमारी ताकत को मजबूत कीजिए। हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। हम आपके लिए बड़ी मेहनत से बहुत रिसर्च करके सारी कहानियां लाते हैं, तो अगर आप भी हमारा साथ देंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा। इसलिए चैनल को फॉलो कीजिएगा और व्हाट्सएप भी जरूर जुड़िएगा। अब शुरू से शुरू करते हैं अमित शाह की कहानी। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर साल 1964 को मुंबई के रईस परिवार में। उनके पिता अनिल चंद्र शाह एक सफल बिजनेसमैन थे, लेकिन कहा जाता है कि अमित शाह के दिलो दिमाग पर सबसे गहरा असर उनकी मां कुसुमबेन का रहा। कुसुमबेन पक्की गांधीवादी थी और शाह की सादगी, खाकी का शौक और अनुशासन वहीं से आया। अमित शाह की शुरुआती पढ़ाई 16 साल की उम्र तक मानसा गांव में हुई। उनकी राजनीति की शुरुआत किसी बड़े मंच से नहीं बल्कि गलियों में पोस्टर चिपकाने से हुई थी। कहा जाता है कि 1977 में महज 13 साल की उम्र में पहली बार चुनावी पोस्टर चिपकाए थे। अमित शाह ने छात्र राजनीति की तपिश को बहुत करीब से महसूस किया था। 1982 में एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुजरात यूनिट के ज्वाइंट सेक्रेटरी बने। यहां उनका पहला संगठित राजनीतिक नेतृत्व वाला पद था, जहां उन्होंने सीखा कि युवाओं की ऊर्जा को संगठन में कैसे ढलाता है। अमित शाह का पॉलिटिक्स में आना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि बेटा खानदानी धंधा संभाले। पिता ने एक बार गुस्से में यहां तक कह दिया कि सुनो, राजनीति छोड़ो नहीं तो घर से निकालो। अमित शाह ने कोई बहस नहीं की। कहा जाता है कि अपना झोला उठाया और शाखा चले गए। ये उनका पहला घर से निकाला जाना था, जिसने उन्हें भीतर से इतना मजबूत किया कि बाद में दुनिया का कोई भी डर उन्हें डरा नहीं पाया। अमित शाह ने पढ़ाई बायोकेमिस्ट्री में की और इसी विज्ञान ने उन्हें किसी भी समस्या को बारीक लेवल पर जाकर हल करने का फॉर्मूला दिया। साल 1987 में औपचारिक रूप से भाजपा का दामन थामा। उन्होंने शेयर बाजार की उन पेचीदगियों से सीखा कि कैसे डूबते हुए स्टॉक को पहचान कर उसे मुनाफा कमाया जाता है। राजनीति में आने के बाद उन्होंने इसी बिजनेस थ्योरी को लागू किया, जहां हर बूथ पर एक शेयर था और हर वोटर एक निवेशक। अहमदाबाद के नारायणपुरा में एक छोटा सा ऑफिस बनाया और समीकरणों पर काम करना शुरू किया जिन्हें बड़े बड़े नेता फालतू समझते थे। साल 1999 में वो अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के प्रेसिडेंट बने, जो गुजरात का सबसे बड़ा सहकारी बैंक था। यहीं से उन्होंने आर्थिक घेराबंदी शुरू की, जिसने कांग्रेस के दशकों पुराने आधार को हिला कर दिया। उन्होंने बैंक के चुनावों में उन छोटे किसानों को शेयर होल्डर बनाया जो कभी बैंक की सीढ़ियों तक नहीं चढ़े थे। माधोपुरा मर्केंटाइल बैंक जैसे किलों में सेंध लगाई और किसानों को भाजपा के साथ जोड़ दिया। साल 1982 में उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई थी और वहीं से भारतीय राजनीति की वो जोड़ी बनी जिसने सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। साल 1989 में जब वो पहली बार अहमदाबाद के नारायणपुरा वार्ड से म्युनिसिपल चुनाव लड़ने उतरे,
तो लोगों ने कहा ये बायोकेमिस्ट्री वाला लड़का क्या करता है, लेकिन अमित शाह ने वहां 13,000 से ज्यादा वोटों के रिकॉर्ड मार्जिन से जीत हासिल की। उस पहली जीत ने न केवल शाह का भरोसा बढ़ाया बल्कि दिल्ली के बड़े नेताओं को भी जता दिया कि ये लड़का केवल नंबरों का बाजीगर नहीं है बल्कि जमीन का असली खिलाड़ी है। राजनीति को कबीलों की लड़ाई से निकालकर एक डेटा ड्रिवन विज्ञान बना जहां पर तुक्के नहीं सिर्फ सटीक निशाना काम करना था। लेकिन ये कामयाबी अधूरी थी अगर शाह के साथ नरेंद्र मोदी का वो अटूट भरोसा ना होता जिसने राजनीति के सारे समीकरण बदले। और यहीं से कहानी शुरू होती है मोदी शाह की जोड़ी की। 40 साल पुराना ट्रस्ट फैक्टर क्या है ये आज भी दुनिया को नहीं पता, क्योंकि दुनिया को यह लगता है कि ये दो बड़े नेताओं का बस एक राजनीतिक गठबंधन है, लेकिन हकीकत में नरेंद्र मोदी अमित शाह दो जिस्म, एक दिमाग और एक ऐसा तालमेल है जिसे कोई डिकोड नहीं कर पाया। अहमदाबाद के इनकम टैक्स सर्किल की वो छोटी सी मुलाकात आज दिल्ली के सत्ता के सबसे बड़े केंद्र तक पहुंची है और इसके पीछे अगर कोई एक चीज है तो वो है ब्लाइंड ट्रस्ट। इस रिश्ते की सबसे बड़ी खूबी यह है कि शाह ने कभी भी मोदी के सामने अपनी चमक को दिखाने की कोशिश नहीं की। पर्दे के पीछे की बात यह है कि जब 2002 के गोधरा दंगों के बाद पूरी दुनिया मोदी को घेर रही थी तब शाह ने रात भर जगकर कानूनी फाइलें तैयार की और मोदी को बचाने के लिए पूरी राजनीतिक पूंजी लगाई। जब केंद्र की वाजपेयी सरकार तक मोदी को लेकर संशय में थी तब अमित शाह ही वो ढाल थे जिसे कोई कानून तोड़ नहीं पाया। 1990 के दशक में जब मोदी को गुजरात में एक तरह के बनवास पर दिल्ली और हरियाणा भेजा गया तब शाह ही वो इकलौते इंसान थे जो मोदी के आंख और कान बनकर गुजरात में डटे। 2002 से 2010 के बीच शाह गुजरात में सरकार में गृह मंत्री और सहकारिता जैसे अहम मंत्रालयों के मालिक थे, लेकिन उस दौरान अमित शाह पर कई विवाद उठे। सोहराबुद्दीन जैसे मामलों में उन पर सत्ता के गलत इस्तेमाल के गंभीर आरोप भी लगे, लेकिन इस दौरान भी नरेंद्र मोदी उनके साथ रहे। करीबी लोग बताते हैं कि नरेंद्र मोदी के कमरे में जाकर अमित शाह ही इकलौते शख्स हैं जो टोक सकते हैं और सबसे कड़वी सच्चाई बता सकते हैं। कहने वाले ये भी कहते हैं कि मोदी भी जानते हैं कि अमित शाह जो कह रहे हैं उसमें निजी स्वार्थ नहीं है। ये जोड़ी बिल्कुल वैसी है जैसे बैट्समैन ने शॉट मारा और आगे बढ़ा और सामने वाला भरोसा करके आगे बढ़ लेता है। इन दोनों ने मिलकर लुटियंस दिल्ली के उस पुराने वीआईपी कल्चर को जड़ से उखाड़ फेंका जहां खानदान की अहमियत थी और एक नए कल्चर की शुरुआत की, परफॉर्मेंस कल्चर की। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि इस परफॉर्मेंस से कीमत पर पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र कमजोर किया गया है। सारे फैसले केवल भारतीय जनता पार्टी में दो लोगों तक सिमट कर रहे हैं। बाद में भारतीय जनता पार्टी के भी जो अध्यक्ष बने वो सिर्फ नाम के रह गए। वफादारी का यह स्तर जहां उन्हें ताकत देता है तो विपक्ष के लोग इसे दो लोगों की तानाशाही करार देते हैं। वैसे वफादारी की इस कीमत को शाह ने तब चुकाया जब उन्हें उनके अपनों ने घर से बेदखल कर रहा था, लेकिन वो हार सबसे बड़ी जीत की तैयारी थी। वो साल था 2010 का। दरअसल साल 2010 अमित शाह की जिंदगी का सबसे काला समय था। सोहराबुद्दीन और तुलसीराम प्रजापति केस में उन्हें न केवल जेल जाना पड़ा बल्कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उनके घर और राज्य गुजरात से तड़ी पार कर दिया। उस समय की सीबीआई ने उन्हें हत्या, अपहरण और वसूली का मास्टरमाइंड घोषित किया। विरोधियों ने जश्न मनाया, लगा कि अमित शाह करियर में टीम मिल गया, लेकिन शाह को समझना शायद इतना आसान नहीं था। जेल की काल कोठरी में अमित शाह ने रोने के बजाय खुद को किताबों में झोंक दिया। वहां पर चाणक्य नीति, शिवाजी महाराज की रणनीतियों को घोट कर पी गए। साबरमती जेल की ठंडी सलाखें उनके संकल्प को मजबूत बना रही। यह वक्त भारी इसलिए भी था क्योंकि इसी दौरान 2010 में उनकी मां कुसुमबेन का निधन हो गया। अपनी मां के आखिरी वक्त में वो उनके पास नहीं जा पाए और इस दर्द ने उन्हें भीतर से काफी सख्त बनाया। तड़ीपार के दौरान उनकी पत्नी सोनल शाह और परिवार ने जो कुछ झेला वो कोई सोच नहीं सकता। उन्हें सामाजिक बहिष्कार सहना पड़ा। उनके घर पर 24 घंटे निगरानी रखी जाती, लेकिन पत्नी चट्टान की तरह खड़ी रही और अमित शाह का हौसला बढ़ता रहा। अमित शाह ने उन 2 सालों के निर्वासन को दिल्ली के गुजरात भवन में बैठकर एक कंट्रोल रूम में बदला। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने मोदी से सिर्फ एक बात कही कि अब हमें सिर्फ गुजरात नहीं पूरा देश जीतता है, और यहीं से 2014 की उस महायोजना की नींव पड़ी जिसे पूरे भारत का नक्शा बदला। जेल और तड़ीपार के अंधेरे दिनों में अमित शाह ने केवल किताबें नहीं पढ़ी बल्कि सबक सीखा। सिस्टम को बाहर से लड़कर नहीं अंदर घुसकर बदलना पड़ता है। इसी दौरान जब उत्तर प्रदेश की गलियों में निर्वासन के दौरान वो घूम रहे थे तब उन्हें एहसास हुआ कि अगर दिल्ली की सत्ता हासिल करनी है तो उत्तर प्रदेश जीतना पड़ेगा।
और उत्तर प्रदेश जीतने के लिए उस वक्त के लोग बताते हैं कि उन्होंने राज्य के लोगों को बुलाया और कहा कि अगर आप चाहते हैं कि सरकार हमारी बने तो व्यक्तिगत लाभ छोड़ दीजिए, बाहर से लोगों को लाए और साथ मिलकर मैजिक क्रिएट हो। और वो मैजिक अपने आप में इतिहास बदलने वाला था और इतिहास के साथ ही अमित शाह की जिंदगी से वो बुरे दिन भी गायब होने लगे, क्योंकि 2014 में सुप्रीम कोर्ट और स्पेशल कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दी थी। सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि यह केस राजनीतिक साजिश थी, जानबूझकर निशाना बनाया गया। उस वक्त अमित शाह की आंखों में आंसू थे। हालांकि विपक्ष आज भी उस कानूनी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाता है, कहता है कि सरकार बदलने के बाद ये क्लीन चिट मिली, लेकिन अमित शाह के लिए वो क्लीन चिट उनके राजनीतिक पुनर्जन्म का सर्टिफिकेट बनी। आज भी जब अमित शाह से लोग पूछते हैं सबसे मुश्किल समय कौन सा था, तो वो मुस्कुरा कर कहते हैं कि वो समय जब उन्हें खत्म मान लिया गया था। और यही खत्म के पहले कहानी थी यूपी की, जिसका जिक्र हमने भी किया था। 2014 अमित शाह को जिसने नेशनल ब्रांड बना दिया, मास्टर स्ट्रोक। दरअसल 2013 में अमित शाह को यूपी का प्रभारी बनाया गया। उसके पहले वो कई बार बनारस में गलियों में घूम चुके थे और जब उन्हें प्रभारी बनाया गया तो दिल्ली के बड़े बड़े पत्रकारों विश्लेषकों ने उनका मजाक उड़ाया, कहा जिसे ठीक से हिंदी बोलना नहीं आता वो यूपी की मंडल कमंडल वाली जटिल राजनीति को समझ पाएगा। लेकिन अमित शाह ने लखनऊ पहुंचते अपने स्टाइल में कहा कि मैं यहां चुनाव लड़ने नहीं संगठन बनाने आया। और उन्होंने ऐसा संगठन बनाया कि सपा बसपा के जो पुराने दिग्गज थे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने पन्ना प्रमुख का वो मॉडल पेश किया जिसने पूरी दुनिया के लिए चुनावी मैनेजमेंट की परिभाषा बदल दी। बारीक जानकारी आपको बता रहे हैं कि अमित शाह ने यूपी में करीब 1.5 लाख पन्ना प्रमुखों की ऐसी अभेद फौज खड़ी की जो सीधे उनके वॉर रूम से जुड़ी थी। अमित शाह की कार्यशैली का सबसे असरदार हिस्सा उनका माइक्रो मैनेजमेंट था। वो अक्सर रात को 2 या 3 बजे यूपी के किसी दूर दराज गांव के पन्ना प्रमुख को रैंडम फोन लगाते और सीधे पूछते कि आज आपने उससे घर में चाय पी थी, उस वोटर की समस्या सुनी। इस एक फोन ने पूरे यूपी कार्यकर्ताओं में करंट दौड़ा दिया। यूपी की 80 सीटों को केवल चुनाव की तरह नहीं बल्कि बायोकेमिस्ट्री के छात्र की तरह हल किया गया। सपा बसपा के पुराने वोट बैंक में ऐसी सेंध लगाई कि गैर यादव पिछड़ों और गैर जाटो दलितों को पहली बार लगा कि भाजपा उनकी अपनी पार्टी है। हालांकि आलोचक ये भी कहते हैं कि इस जीत के पीछे ध्रुवीकरण की राजनीति, समुदायों के बीच खाई बढ़ाने का था। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद बने माहौल का फायदा उठाने के लिए आरोपों ने शाह की छवि को एक विवादित हिंदूवादी नेता के तौर पर पेश किया। लेकिन नतीजों के बाद सब कुछ बदल गया, क्योंकि जो नतीजे आए वो सोच से परे थे। 2014 में भाजपा ने सहयोगियों के साथ 80 में 73 सीटें जीती थी। पूरा देश दंग रह गया। हालांकि अमित शाह की जिंदगी में राजनीतिक तौर पर जीत हमेशा थी। अगर व्यक्तिगत चुनाव की बात भी करें तो अमित शाह लगातार 4 बार विधायक बने थे, 97, 2002, 2007, 2012। सच तो यह है कि अब तक अमित शाह ने 29 चुनाव लड़े और एक बार भी चुनाव में हार का सामना नहीं किया। व्यक्तिगत चुनाव की बात करें, ऐसे यूपी के हर लोकसभा चुनाव में अमित शाह के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। यहां तक कि 2019 में जब सपा और बसपा साथ आई थी तब भी वो भाजपा को हरा नहीं पाई। बताने के लिए काफी है कि अमित शाह ने यूपी जैसे बड़े राज्य में भाजपा को कितना मजबूत कर दिया। सिर्फ यूपी नहीं, हाल फिलहाल में अगर आप बंगाल देख लीजिए, अमित शाह उस बंगाल में सरकार बनाते हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी की सोच की शुरुआत हुई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी वो पश्चिम बंगाल से आते थे और वहां पर भाजपा सिर्फ नाम मात्र की थी। भाजपा को बाहरी पार्टी का दर्जा मिला था, हिंदी भाषी पार्टी कहकर दरकिनार कर दिया गया था। लेकिन अमित शाह की वैचारिक जिद थी। अमित शाह ने मतुआ नाम शुद्ध आदिवासियों के बीच जाकर सोशल इंजीनियरिंग की। ममता बनर्जी किले को धीरे धीरे दरकाया। 2019 में लोकसभा में 18 सीटें, 2021 में 20 सीटें आई और फिर 2026 में 48% से ज्यादा वोट लाकर ममता बनर्जी की 15 साल की सत्ता खत्म कर दी। पहली बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी बैकफुट पर आ गई है। हालांकि इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जान भी है। लेकिन अमित शाह ने बंगाल की जीत के बाद भी अगर आप उनके भाषण को सुनेंगे तो ये कहा कि ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है, ये जीत उन 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की जिन्होंने जान गंवाई। लेकिन उन कार्यकर्ताओं ने अमित शाह पर भरोसा किया था और उस भरोसे का असर था कि बंगाल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी पहचान बना पाई।
ममता बनर्जी के लिए कमजोर कर पाए। हालांकि आरोप इसमें भी लगा कि अमित शाह ने हिंदू मुसलमान खूब किया, धर्म के नाम पर राजनीति को बांटा। लेकिन अमित शाह और उनके चाहने वालों का नजरिया अलग है। उनका कहना है कि ममता बनर्जी की एंटी इनकम्बेंसी को उन्होंने एक्सपोज किया, ममता बनर्जी की प्रो मुस्लिम नीतियों को एक्सपोज किया और हिंदुत्व के प्रचार प्रसार करके उन्होंने वहां पर जनता के दिल में जगह बनाई, विश्वास पाया, क्योंकि ममता बनर्जी उनकी नजर में हिंदुओं से दूरियां बना चुकी थी। अब ये सही था, गलत था, जो भी था, लेकिन डेमोक्रेसी में जनता अगर बढ़ चढ़ कर वोट देती है और ममता बनर्जी जैसी नेता 100 सीटों को पार नहीं कर पाती है, तो ये बताता है कि अमित शाह वो फॉर्मूला जानते हैं जहां पर चुनाव सिर्फ चेहरे के दम पर नहीं, संगठन और सोच के जरिए मिलते हैं। और यही शायद वजह है कि भारतीय जनता पार्टी देखते देखते दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अमित शाह के बारे में शायद इसीलिए एक अफवाह उड़ती है कि वो चुनाव जिताने वाली मशीन है। तेजस्वी यादव से लेकर अखिलेश यादव तक कई बार कह चुके हैं कि बीजेपी बहुत प्रोफेशनली चुनाव लड़ती है, साल भर चुनाव के मोड में रहती है। लेकिन अमित शाह के बारे में फैलाया गया ये सबसे बड़ा और आधा सच है। सच तो ये है कि अमित शाह एक बेमिसाल ऑर्गेनाइजेशन बिल्डर यानी संगठन के बड़े शिल्पकार हैं। भाजपा को एक ऐसी प्रोफेशनल कंपनी की तरह बनाया है जिसका मकसद वोट और कार्यकर्ता है। उन पर अक्सर वन मैन शो चलाने का आरोप लगता है, लेकिन हकीकत यह कि पार्टी के भीतर जवाबदेही का सिस्टम है जहां छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी रिपोर्ट कर रहा है। मिस्ड कॉल सदस्यता अभियान बड़ा कदम उठाकर दुनिया से बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी। अमित शाह आज भी सुबह 4 बजे तक काम करते हैं। देश के हर जिले के अध्यक्ष का नाम उनके जानने वाले कहते हैं कि मुजुबानी याद है। 2021 में वो देश के पहले सहकारिता मंत्री बने। सहकारिता क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने के लिए कदम उठाए। ये उनके पुराने जुनून का विस्तार था जब वो SDCB के प्रेसिडेंट थे। हालांकि यहां पर यह आरोप लगता है कि सहकारी संस्थाओं के जरिए भाजपा ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों के वोट बैंक को कंट्रोल करना चाहती है। आलोचक कहते हैं कि शाह ने भाजपा को ऐसी मशीन बनाया है जिसमें विचारधारा ज्यादा, अंकगणित संसाधनों की अहमियत बढ़ी है। यहां तक कि टिकट बंटवारे में भी पुराने वफादारों के बजाय जिताऊ कैंडिडेट को तरजीह देना पार्टी के भीतर कई बार असंतोष का कारण बना। लेकिन अमित शाह खुलकर इस पर कहते हैं कि मेरा काम है पार्टी को जिताना, जो सही होगा, जो जिता सकेगा, मैं उसकी तरफ जाऊंगा और ताकत होगी तभी बड़े फैसले आएंगे। फैसला जैसे आर्टिकल 370 जिसके बारे में लोग मजाक उड़ाते थे, फैसला राम मंदिर बनने के बाद देश में दंगे ना होगा। आर्टिकल 370 और राम मंदिर पर फैसला आने के बाद देश में दंगे ना होना, ये दो ऐसे कदम हैं जो अमित शाह को गृह मंत्री के तौर पर बड़ा क्रेडिट देते हैं। आप याद कीजिए 5 अगस्त 2019 की सुबह, वो कोई भूल नहीं सकता, अमित शाह राज्यसभा में अचानक खड़े होते हैं, कश्मीर के आर्टिकल 370 को रद्दी टोकरे में डालते हैं। पूरा विपक्ष सन्न था, मानो किसी ने पैरों तले जमीन खिसका दी। अमित शाह का वो जो भाषण था, माननीय सभापति जी, हम जान दे देंगे इसके लिए, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, वो एक ऐसा मूवमेंट था जो शायद भारतीय राजनीति में हमेशा के लिए अमर है। इस ऑपरेशन की तैयारी महीनों से चल रही थी। इसकी भनक मोदी, शाह, डोभाल के अलावा किसी को नहीं थी। शाह ने सीमा पर ऐसी घेराबंदी की कि विरोधियों के पास शोर बचाने के अलावा कोई मौका नहीं था। कश्मीर में इंटरनेट बंद कर दिया गया, स्थानीय नेताओं को नजरबंद किया गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। हर सैटेलाइट फोन की निगरानी करवाई ताकि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी सिग्नल घाटी में हिंसा न भड़काए। ये सुनिश्चित किया कि एक भी कतरा खून न बहे। अमित शाह के साहस और प्रशासनिक क्षमता का ये बड़ा उदाहरण है। घाटी में अलगाववादियों के आर्थिक तंत्र को पूरी तरह कमर तोड़ दिखाया कि अगर राजनीतिक नियत साफ हो, 70 साल पुराने नासूर को भी 15 मिनट में खत्म किया सकता है। और आज कश्मीर में अगर 370 हटा, जिसको लोग इम्पॉसिबल मान रहे थे, तो उसमें अमित शाह की इच्छा शक्ति को एक बहुत बड़ा क्रेडिट दिया था। अमित शाह 2025 तक भारत के सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री रहने का लालकृष्ण आडवाणी का रिकॉर्ड भी तोड़ चुके हैं। हालांकि कश्मीर के अगर मसले की बात की जाए तो कश्मीर में लंबे समय तक प्रतिबंध जो लगे थे, लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन पर कई लोग ऐसे जिनकी आलोचना करते हैं, कई संगठन करते हैं। उनके आलोचक कहते हैं कश्मीर में भले शांति दिख रही है, लेकिन घाटी के लोगों का पूरा दिल जीतने में अमित शाह और उनकी सरकार आज ही पीछे। वहीं सुरक्षित कश्मीरी पंडितों की वापसी का मसला भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वापसी हुई है, लेकिन क्या भरोसा इतना है कश्मीरी पंडित जाकर रह सकते हैं? ये आज भी सवाल। अमित शाह कमाल की ऐसे ये यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन भाई देखा जाए ना, उनके दो जो फैसले हैं ना, उन्होंने एक दफा देश को हिलाया था, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के इसने
इसमें बहुत बड़ा एक रिएक्शन आया था कि ये एकदम से कश्मीर में क्या चीज़ होगी। लेकिन जो भी होता है भाई एक बेहतरी के लिए होता है। आप देख लो एक कश्मीर की साल में और इधर वाला कश्मीर की साल में है। लेकिन अगर अमित शाह जी की भाई बात करें ना तो उन्होंने एक दिखाया कि एक पॉलिटिक्स बनना और उसको आगे एक रन करने में एक मतलब कि बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब यही बात भाई बीजेपी का जो भी एक लीडर है ना, योगी जी पर आ जाए उनकी सेम स्टोरी, अब मोदी जी पर आ जाए उनकी भी मतलब कि यही स्टोरी है। लेकिन अमित शाह पर आ जाए तो सेम टू सेम भाई ऐसी स्टोरी होती है। और जिन्होंने भाई देश को स्ट्रॉन्ग करना होता है वो ऐसी चीज़ें और ऐसी सहूलतें या ऐसे मतलब कि मुश्किल हालात देखते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो भाई इधर 0% हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। इमरान खान की भाई पार्टी बनी थी तो उसमें 2-3 बंदे भाई आ गए, उन्होंने मतलब कि पूरा 2-3 साल ऐसी आवाज़ें लगाई कि ये भाई कोई बहुत मतलब कि एक सूरवीर हैं, इन्होंने कि बहुत किले फतेह किए हुए हैं और जब भी कोई मुश्किल हालात हो गए तो भाई ये डट जाएंगे। लेकिन सूर यार जो भी समझ लो बात को नाटक तू करो। लेकिन देखा जाए ना तो भाई उन्होंने एक पल भी नहीं गुजारा, थोड़ा सा दबाव आया वो भाई अमेरिका भाग गए और मतलब कि रोना उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि हमारी फैमिली ये क्या हो गया, हमारे बच्चों को क्या हो गया। भाई इधर से भागे जाकर अमेरिका के मतलब कि उन्होंने सांस ली और पार्टी भाई टूट गई, देश सवर गया। लेकिन जब हम बात भाई सुनते हैं ना एक बीजेपी के जो भी लीडर हैं, अमित शाह जी की स्टोरी देख लो भाई, जेल काटी, यहाँ तक के फैमिली को टॉर्चर किया, माँ गुजर गई उसके मतलब कि आखिरी दिन में भी नहीं गए। तो ये चीजें उन्होंने भाई एक सही है, तब जाकर उन्होंने ये पूरा सम्राट खड़ा किया और तब भी उनका एक नाम बना है। इधर पॉलिटिक्स और इंडिया की पॉलिटिक्स में जमीन आसमान का फर्क है, जो कि मुझे लगता है कि कभी बराबर हो ही नहीं सकती या मतलब कि बराबर समझे भाई। पॉलिटिशियन वही होता है, अगर भाई जिसने कंट्री को संवारना हो ना वो नहीं देखता कि मेरी फैमिली के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इस बंदे ने इतना भाई गुस्सा है कि आप ये देखें कि पैदा करने वाली माँ को आखिरी बार इस बंदे ने नहीं देखा। सिर्फ किस लिए उसने अपना मुल्क संवारना था, उसने कहा चलो कोई बात नहीं है मेरे साथ हो रहा है ना, आगे किसी के साथ ना। उस बंदे ने सारी चीजें सही हैं, इतनी देर वो जेल में रहा, फिर बाहर निकलने के बाद उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं बदला लूंगा, मेरे साथ ये हुआ मेरे साथ वो क्या हुआ। वो बोलता था जट्टा दा पुत्र की क्या उसका जट्टों का पुत्र मंजी ठोक दूंगा सबकी, शहबाज गिल मंजी ठोक के जाऊंगा सबकी। वो अमेरिका में उसने YouTube चैनल बनाया, उधर से मतलब के एक भजन दे रहा होता है, एक स्पीच कर रहा यार हमारे तो ये ऐसे हैं ही ऐसे, सिर्फ ये भजन देने जो के भजन देने के काबिल है। बाकी बात रही भाई इनकी दूसरी जो हमारी पॉलिटिशियन, ये तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हैं, जब इनका पूरा हो जाता है फिर चले जाते हैं भाई, आउट ऑफ कंट्री निकल जाते हैं, जहाँ इनका दिल करे वहां चले जाते हैं, जहाँ पे तो कोई सीन ही नहीं है ना। वो तो कंट्री के लिए नहीं आते, अपनी जेब गर्म करने के लिए आते हैं। 2 करोड़ में भाई बिके थे ये सारे हैं, हाँ लोटे हैं सारे मतलब के कोई भी इधर अगर अमित शाह जैसा होता या योगी जैसा होता तो भाई ये पार्टी को स्ट्रॉन्ग कर सकते थे, बहुत इनके पास भाई। मेन तो बात ये है ना, उनको दान में नहीं ना मिली, उन्होंने कमाया ये चीजें। अब दूसरी उसकी बात कर ले, राहुल गांधी की बात कर ले, उसको तो भाई अपनी फैमिली से वो चीजें मिल रही हैं, दान में मिली हैं, ठीक है। इन्होंने अपना कमाया ये सब चीजें, इन्होंने अवाम का दिल जीता, इन्होंने इतनी मेहनत की। आप देखो अमित शाह ने अपना घर छोड़ा सिर्फ इस चीज की वजह से, अपना कारोबार ऐशो आराम छोड़ के ये बंदा सिर्फ इसके पीछे आया कि मैंने पॉलिटिशियन में जाना, अपना मुल्क संवारना है। ऐसे बंदे होते हैं भाई जो कंट्री को संवारते हैं, अपने देश को संवारते हैं, अपने कंट्री के लिए सारी जिंदगी दे देते हैं। इस बंदे ने इतनी अपनी लाइफ का टाइम दिया है, 20 साल 18-20 साल की उम्र में इस बंदे ने घर छोड़ दिया था अपना, सिर्फ अपना मुल्क संवारने के लिए। ऐसे बंदे होते हैं भाई, ये नहीं है कि पहले भाई अपना क्रिकेट खेली सारी उम्र अयाशी की फुल, जब बंदा एंड पे आ गया ना फिर आज अभी पॉलिटिशियन में अब मुल्क संवारना है मैंने। जो जवान हैं उनको खराब करके आप जेल में बैठा हुआ है और यहाँ पे भाई ये जो जाता है उनको मार देते, इनको भाई कह के गया कि आर्मी ने ये कर दिया, आर्मी ने वो कर दिया। भैया पहले कह लेते कि आर्मी के खिलाफ पहले हो जाते, आर्मी तो आपको लाने वाली आर्मी थी, हमें चूरन दे देते हैं यहाँ पे सिर्फ। बिल्कुल यार, एक काफ़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री थी और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की है अमित शाह जी ने। और देखना कि जितनी भी उनकी लाइफ में स्ट्रगल आई है ना, जो भी उन्होंने स्टार्ट में सहा है, अब वो एक उनको एक उल्टा मिल रहा है। मतलब ये कि भाई अब देखें वो जहाँ भी इलेक्शन के लिए जाते हैं या जो भी कंपेन करते हैं ना, वहाँ से एक बहुत अच्छी सीट लेके आते हैं। अब यूपी में कोई नाम नहीं था बीजेपी का,
और ऐसे जाके वहाँ दिन रात मेहनत उन्होंने की है भाई, उन्होंने दिन रात वहाँ मेहनत की, वहाँ पे उनकी हुकूमत आ गई। अब उसके बाद अब बंगाल में देखे कि पहले ये चीज़ें थी, इधर भी जाकर वो बैठ गए, इधर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। मतलब ये कि ऐसी एक जीत के लिए ना टाइम लगता है, ये नहीं है कि फर्स्ट टाइम गए या एक उसकी तो मिल गई। अब उन्होंने यूपी में जैसे जीता सेम बंगाल भी उनके पास है, मतलब जहाँ भी वो कदम रख रहे हैं वहाँ से वो एक जीते हैं। और देख ले कि भाई पीएम मोदी के पीछे उनका हमेशा ही हाथ रहा है, कभी भी उन्होंने एक उनका हाथ साथ नहीं छोड़ा, चाहे जितना भी एक मुश्किल वक्त आया है ना तो उन्होंने एक पीछे नहीं हटे। अब देख ले जैसे उनकी भाई जोड़ी बिल्कुल एक परफेक्ट है, जैसे भी एक इलेक्शन लड़ते हैं, कोई एक फैसला लेते हैं तो ये एक नज़र आता है। अब जो कश्मीर वाला फैसला या राम मंदिर वाला फैसला है ना, वो बिल्कुल कोई आम नहीं था, वो बहुत एक मुश्किल था। कश्मीर वाला तो बहुत ही ज़्यादा था ना भाई, वहाँ पे एक जैसे एक चीज़ें होती थी तो एकदम से उन्होंने आर्टिकल हटाया वहाँ से, तो देखे भाई वहाँ कोई दंगे नहीं, कोई कुछ नहीं। इधर राम मंदिर बना तब भी कोई दंगे नहीं, हर चीज़ ठीक चल रही है। यही चीज़ें होती है कि भाई एक पॉलिटिशियन होना भी एक ऐसे ही चाहिए। बाकी एक उनकी लाइफ बहुत एक अच्छी है, जो भाई उन्होंने स्ट्रगल पीछे सही है ना, अब वो बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ भाई वीडियो बहुत अच्छी है, ये चीज़ देखें कि उस बंदे ने मेहनत बहुत ज़्यादा किया है, यहाँ तक कि भाई छोटी सी उम्र में उसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। उसके बाद जब भी उसके वालिद ने उससे पूछा था कि आप ये क्या अपना पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, तो उसने बंदे ने अपना घर छोड़ दिया। उसके बाद भाई उस बंदे ने पहले थोड़ी देर अपने आप को भाई मेनटेन किया है, हर चीज़ उसने सीखी है, हर चीज़ के बारे में उसने स्ट्रगल की है, उसके बाद वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुआ है। तो यही चीज़ें हैं भाई, जब बुरा वक्त आता है तो जाहिर बात है अपने दूर वाले तो छोड़ें, अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। जब उन पर बुरा वक्त आया तो हर बंदे ने यही बोला था कि अब ये बंदा दोबारा नहीं उठ सकता, लेकिन भाई जो ऊपर वाला है वो उठाने वाला है, वो जब बंदा मेहनत करता है तो उसका सिला उसको ज़रूर मिलता है। लेकिन ये मोदी साहब के साथ भी हुआ था कि जब उस पर बुरा वक्त आया वो तो इस बंदे ने उसका साथ दिया था, तो जब इस पर बुरा वक्त आया तो मोदी साहब ने इसका पूरा अपना साथ दिया था। और आज बंदा ये बिल्कुल मोदी के साथ बिल्कुल हाथ से हाथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, और देखें ये कामयाब भी है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई सियासत जो है ना वो जस्ट कोई मतलब इतनी भी बुरी चीज़ नहीं है कि बंदा कहे कि यहाँ पे जो है ना वो मामला ख़राब होते हैं। आप देख लो उन्होंने मेहनत की है और उसके पीछे उनका मकसद था कि हमने भाई मुल्क के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करना है, क्योंकि बेसिक मकसद ही पॉलिटिक्स का यही होता है। अब जमहूरियत में ये चीज़ें जो है ना वो चलती हैं, लेकिन हम जो है ना वो बड़ा दौड़ लगा के अपने लोगों के साथ कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जस्ट एक जो है ना वो ताकत है, उसके साथ जिसने भी भाई एक जुड़ना है तो उसको वो थोड़ी देर के लिए 1-5 साल के लिए 3 साल के लिए जो है ना वो एक हुकूमत में लेके आते हैं। क्या हो आप मज़े करो, आप भी कमाओ और हमें भी कमा के दो, आप भी खाओ और हमें भी खाओ। आप देख लो कोई भी यहाँ पे जो है ना वो ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है जो एक मेहनत के जो है ना के ऊपर आया है। हर एक ने भाई उसी के थ्रू एक जो है ना वही एक सीढ़ी है जिस पे ये चढ़े हैं। अब इधर एक बंदा था वो भाई इधर चनौट वाली साइड का, तो वो क्या करता था, जो बच्चे थे उनके अज़ा वगैरह जो है ना वो मतलब वो सेल करता था काट के, इस तरह करके उसका कोई बिजनेस था। लेकिन बाद में वो पकड़ा गया। उसने क्या किया, वो भाई 2024 का उसने इलेक्शन लड़ा। अब MP के बन के जो है ना वो पंजाब असम्बली में बैठा हुआ है। मतलब ये कि इनको एक सेफ जो है ना वो रास्ता मिल जाता है इस चीज़ का। लेकिन आप देख लो उन्होंने अगर मेहनत की है ना तो आगे उन्होंने भाई रिजल्ट भी दिया अपनी पार्टी को, और उसके अलावा एक कंट्री के अंदर भी उन्होंने रिजल्ट दिखाए हैं और मुल्क के लिए भाई कंट्रीब्यूशन किया है। और जो है ना वो जहाँ पे भी भाई उनको ज़रूरत रही है उन्होंने भाई उस चीज़ के ऊपर परफेक्ट काम भी किए हैं। बाकी जो है ना वो ये चीज़ें जो है ना वो ऊंच नीच चलती रहती है, मुश्किल वक्त भी आते हैं। लेकिन उन्होंने भी जेलें काटी हैं, ये नहीं कि नहीं, उन्होंने भी काटे। लेकिन उस जेल में और इधर जो हमारे काट है ना उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ पे तो भाई जो है ना वो जस्ट एक सबक सिखाने के लिए, कोई चीज़ जो है ना वो निकलवाने के लिए इनको भेजते हैं, या इनकी कोई ताकत को चैलेंज करता है तो उसको सबक सिखाने के लिए ये चीज़ें होती हैं। लेकिन वहाँ पे भाई एक पॉलिटिकल जो भाई एक कैंडिडेट होता है, इधर कौन सी ताकत है? पॉलिटिक्स इधर भी ताकत है, क्यों नहीं है ताकत? कोई ताकत भी नहीं है इधर है। उधर फिर अमित शाह को जब जेल में डाला था उधर कौन सी ताकत थी? तो भाई उस वक्त वो दूसरों की हुकूमत थी ना, उन्होंने डाल दिया। तो इधर भी दूसरों की आप हुकूमत है, उन्होंने डाल दिया। आप मेरी बात सुने, नवाज शरीफ था ना, उसने जेल काटी है, मरियम ने काटी। वो भाई निकले कैसे हैं फिर? बस निकल गए।
तो यही मसला है ना। उनके ऊपर भाई एक तो इल्जाम निकले लगे भाई हुए उनकी थे, हुकूमत में ही थे, कौन सा इल्जाम भाई? लगे हुए थे भाई, वो उन्होंने क्लियर किए भाई सारे। निकले भी थे इमरान खान की हुकूमत में ही थे, कौन सा इमरान खान की हुकूमत खत्म होने के बाद निकले थे? तो इमरान खान ने तो नहीं ना निकाले, तो मैं यही आपको हुकूमत में समझा वो था, रहा हूं। फिर उसने क्यों नहीं निकाले? और भाई उसने कौन सा और पकड़ किसने के निकाले निकाले भाई? हैं, वो अदालती रास्ता होता है। पैसे लिए थे भाई उस बंदे ने, इतने पैसे दो और चले जाओ। और उसने क्या किया था? कितने पैसे लिए? वाह, क्या बात है। कितने भाई पैसे? यहाँ पे जो हुकूमत है वो नवाज शरीफ की एक कर रही है ना, मैं देख हमें बता के दिए थे पैसे उन्होंने। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, मरियम भी भाई है, और उसकी कबीना सारी हुकूमत कर रही है ना। उन्होंने जेलें काटी है तो अभी कर रहे हैं। अब ये भी इनके इसके साथ जिसने जेलें काट दी थी वो तो अमेरिका चले गए, सारे वो तो एक रात में 2-2 करोड़ रुपया लिया और भाई इधर से भाग गया अपना डील करके। हमें भी नजर आता ना, हमने इनको मतलब के वोट दिया और हमारे लिए ये जेलों में जा रहे हैं, फिर हम भी उनके पीछे एक स्टैंड लेते। अब वो उधर मतलब के चैनल बनाकर बोलता है कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में वो हो रहा है। भाई आप अमेरिका में बैठे, हमें इधर जो हमें झेलने तो सारी चीजें, जब आपको मौका दिया था आपने कुछ किया नहीं। वो फाज चौधरी एलियन का साइंसदान है, उसने क्या किया, वो भी इधर से भाग गया, ऐनक वाला जीन है। तो ये इधर मतलब के यही सीन चलता है। बेचते हैं सारे यार, तुम छोड़ो इनको, ऐसे ही है। चलो रंगो भाई। हाँ जी, बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।